हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने पीटी 365 पॉलिटिकी की मैगजीन स्टार्ट कर दी थी। इसमें हमने रिजर्वेशन वाले सेक्शन के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे। आज हम राइट्स का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट इज़ द बेसिक राइट। सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया है एक अपनी जजमेंट, क्योंकि क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने टाइम से इंटरनेट सर्विसेज और लोगों की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने डिलीवर करी है वर्डिक्ट। इंटरनेट शटडाउन जो होता है वो किस प्रोविज़न के अंडर होता है? अंडर आईटी एक्ट 2000, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये सब क्या करते हैं? इंटरनेट शटडाउन के प्रोविजंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर जब से इंटरनेट शटडाउन है, ये एक तरह का 1918 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, इसका वायलेशन है। दूसरा, इन्होंने देखा है कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो इंटरनेट के थ्रू होता है, आर्टिकल 19(1) उसका भी वायलेशन है। और तीसरी बात कि इंटरनेट का सस्पेंशन कभी भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए तो सस्पेंस हो ही नहीं सकता। और जो सेक्शन 144 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो क्या बोलता है कि हम सेक्शन 144 तभी इम्पोज करते हैं जब बहुत ही एमरजेंसी की पोजीशन हो या बहुत डेंजर हो। और जो पावर्स हैं अंडर सेक्शन 144 वो तब भी होती है जब कोई रीजनेबल मैनर और बोनाफाइड मैनर में हो। अब सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर क्या पावर होती है? ये पहली बात, ये जो कॉलोनियल एरा ला है, ठीक है, ये एम्पावर करता है जो डिस्ट्रिक्ट सब मैजिस्ट्रेट है कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144A को इम्पोज कर सकता है। दिस यूजली इंक्लूड रेस्ट्रिक्शन और मूवमेंट। इसमें आप मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, कैरिंग आर्म नहीं कैरी कर सकते अपने साथ, और कोई भी अनलॉफुली असेंबल नहीं कर सकते। ड्यूरेशन क्या है? लेकिन सेक्शन 144 कभी भी फोर्स में 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता। लेकिन अगर फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ यार अभी ज़रूरत है, तब भी वो 6 महीने से ज़्यादा तो रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन के बारे में ये बताता है। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने रूल फ्रेम किए थे अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के। इसमें यह है कि अगर हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को खतरा है तो हम मैसेजेस का ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में फॉर पब्लिक सेफ्टी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो भी हम सस्पेंड करेंगे वो सिर्फ टेम्परेरी ड्यूरेशन के करेंगे, ना कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए करेंगे। कुछ और जजमेंट हुई थी इंटरनेट वर्सेस राइट में। फहीमा शेरिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में केरला की हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो राइट टू इंटरनेट है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमारे पार्ट करता है राइट टू प्राइवेसी का अंडर आर्टिकल 21। तो गाइज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइट टू इंटरनेट है वो हमारा कौन सा अंडर आर्टिकल, विच आर्टिकल हमारा ही फंडामेंटल राइट है। अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम 2019 का पेपर देखा होगा तो उसमें राइट टू मैरी स्पेशली पूछा हुआ है कि वो किस आर्टिकल का में अंडर आता है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए जो भी इसमें पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी में क्या है? ये न्यूज़ में इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने एक अपीलेंट है, उसका लैंड को क्या किया हुआ है, मतलब कि ज़बरदस्ती अपने पास अपने ले रखा है, ठीक है। तो इसलिए जो हिमाचल प्रदेश के अपीलेंट ने वो सुप्रीम कोर्ट को प्ली किया। सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग अ प्ली वेयर लैंड ऑफ द अपीलेंट वाज टेकन ओवर बाय हिमाचल गवर्नमेंट इन 1967 में लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप फोर्सिबली विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन का लैंड ले लेती है तो वो एक तरह का ह्यूमन राइट का वायलेशन है। अब गाइज आपको पता होना चाहिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो होता है कि जिसमें हम लॉ तो बना रहे हैं, पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो जो लॉ बनाया है वो फेयर और जस्ट नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये होता है कि जो भी हम लॉ बना रहे हैं उसमें प्रोसीजर तो फॉलो हो लेकिन साथ में वो फेयर और जस्ट भी हो, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट तक 1978 तक जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको अलग से आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया और उसको फंडामेंटल राइट से हला के लीगल राइट कर दिया था। स्टेट कैन नॉट बी परमिटेड टू परफेक्ट इट्स टाइटल ओवर द लैंड बाय इन्वोकिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन। मतलब कि वो इस नाम पे कि डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन के नाम पे किसी की भी प्रॉपर्टी को ग्रैब नहीं कर सकती कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। अभी डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या होता है? वेट, अ पर्सन हु इज़ नॉट द ओरिजिनल ओनर बिकम्स द ओनर। जो उस लैंड का ओरिजिनल ओनर नहीं है लेकिन वो ओनर बन जाता है अगर उसके पोसेशन में वो लैंड है पिछले 12 सालों से,
विद इन विच द रियल ओनर डिड नॉट सीक लीगल रिकॉर्ड, और उसके बीच 12 सालों के बीच ओनर ने, जो रियल ओनर ने, उसने कोई भी लीगल एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया हो, तब वो लैंड उसका किसका हो जाता है, दूसरे बंदे का हो जाता है जो 12 साल से उसको प्रोसेस कर रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं उस लैंड को इन्वोक नहीं कर सकती। ठीक है, होप गाइस आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेडिशन। रिसेंट क्या हुआ, जब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो आपको पता ही कितना प्रोटेस्ट हुआ है। तो बेंगलोर और कश्मीर में कुछ प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स हुए थे, जिसमें कुछ लोगों को सेडिशन के मामले में क्या कर रहे हैं, चार्ज किया गया। अब सेडिशन ला आया कहाँ से, ये आईपीसी में अंडर सेक्शन 124A में आता है। जो सेक्शन 124A है वो सबसे पहले थॉमस मैकेले ने ड्राफ्ट किया था, और इसको हमने 1870 में इंक्लूड किया था। पनिशमेंट जो इसके अंडर होती है वो नॉन बेलेबल होती है, और जो पर्सन इसका चार्ज हो जाता है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता, ना वो पासपोर्ट होल्ड कर सकता, ना ही वो किसी और कंट्री में जा सकता, और जब भी कोर्ट में उसको बुलाया जाए तो उसको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। कुछ जो सेडिशियस ट्रायल्स पहले हो रखे हैं, जैसे जोगेंद्र चंद्र बोस 1991 में हो रखे हैं, बाल गंगाधर तिलक जी पे भी हो रखे हैं, महात्मा गांधी जी पे भी हो रखे हैं, फॉर इज आर्टिकल पब्लिश इन यंग इंडिया। और भी कुछ है वो आप देख लेना, ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी किए थे न्यूज़ में, ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि स्टेट रेगुलेट कर सकती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को नेशनल इंटरेस्ट में। लाइक अगर यार आपको किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक एक्सीलेंस लेवल पे लेके जाना है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी टीचर्स प्रोवाइड करने हैं, तो हम स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है विदाउट इंटरफेयरिंग विद इट्स माइनॉरिटी स्टेटस। लाइक सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन including in matter of appointment of teacher is permissible. It is intended to ensure excellence in minority institution without interfering its minority status. कोर्ट ने ये भी बोल दिया था किस केस में, TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, कि जो हमारा आर्टिकल 31 है जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें इनको पावर दिया है कि वो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन और उनका एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो ना ही तो एब्सोल्यूट है ना ही तो अबव द लॉ है। अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन डिफ़ाइन करता है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट डिफ़ाइन करता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई कॉलेज या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर किया जाता है किसी माइनॉरिटी या माइनॉरिटीज़ के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टर्म माइनॉरिटी को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता, सिर्फ जो NCMEI एक्ट है वो डिफाइन करता है माइनॉरिटी को। मीन्स कि गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी नोटिफाई कर सकती है। अभी तक गवर्नमेंट ने 6 कम्युनिटीज़ को नोटिफाई किया हुआ है, रिलीजियस माइनॉरिटी को, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को नोटिफाई नहीं किया है। अब कुछ देख लेते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये रेगुलेट करती है सर्टिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब किस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सर्टिफाई करना है, उनका एक्रेडिटेशन भी सर्टिफाई करती है कि किस यूनिवर्सिटी के साथ मुझे उनको एफिलिएशन करना है। जिसका चेयरमैन होता है वो हाई कोर्ट का जज होता है, और जिसके 3 मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। इसके बाद सिविल कोर्ट की पावर होती है, ओरिजिनल और अपीलेट दोनों जुरिस्डिक्शन होती है। कमीशन के बाद एडजुडिकेटरी फंक्शन होते हैं और रिकमेंडेटरी पावर होती है। सुओ मोटो की भी पावर होती है। सुओ मोटो मतलब ये है कि वो खुद से एक्शन ले सकती है, अगर किसी का राइट डिस्क्रिमिनेट हो रहा है और वो देख रहा है तो वो खुद एक्शन ले सकती है। इट स्पेसिफाई, ये प्रोमोट करती है, प्रिजर्व करती है माइनॉरिटी के स्टेटस को। ये किसी भी माइनॉरिटी स्टेटस का कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। नेशनल कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, ये हमने अंडर आर्टिकल 350B के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, पर इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लेस पावर है जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नेशनल कमीशन के पास ज़्यादा पावर्स हैं। ये क्या करते हैं, इसका काम सिर्फ यही है कि उसको सिर्फ सेफ गार्ड देखने हैं, रिव्यू करने हैं कि जो लिंग्विस्ट माइनॉरिटी के जो भी प्रोटेक्शन के लिए सेफ गार्ड दे रखे हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं, और इसके पास सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर है। तो मैंने आपको बताया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कभी भी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी नोटिफाई नहीं की है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश किए जाते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा, किसी ट्रस्ट के द्वारा भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें है कि सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स होंगे वो मेजॉरिटी मेंबर्स माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही होगा। ये सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए ही एस्टेब्लिश किए जाते हैं। अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक बार माइनॉरिटी का स्टेटस मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप बार बार पीरियोडिकली उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। इसके अंडर राइट्स क्या है, मतलब जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या राइट मिले हुए हैं।
इसके बाद बहुत पावर है और ये रिजर्वेशन के परव्यू से बाहर है, मतलब कि कोई भी जो रिजर्वेशन आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलती है SC ST OBC को या PWD को, वो इसके अंडर कवर नहीं होती। और ना ही इसमें राइट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिसमें EWS को भी कोई रिजर्वेशन नहीं मिलती। लेकिन हाँ, राइट टू एजुकेशन क्योंकि ये हमारा एक्सटेंड एक्ट कर रहे हैं, तो पुअर चिल्ड्रन 25% गरीब बच्चों को आपको इसमें एडमिशन देना ही देना होता है। दे कैन ऑल्सो, इनका खुद का सेपरेट फीस स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, बट नॉट अलाउड टू चार्ज कैपिटेशन फीस। माइनॉरिटीज़ एट स्टेट लेवल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता माइनॉरिटीज़ को, ये सिर्फ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट है वही डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 30 है, वो कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कौन? माइनॉरिटी। आर्टिकल 31 क्या करता है कि वेदर वो रिलीजन के या लैंग्वेज माइनॉरिटी हो, दोनों कर सकती हैं एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर माइनॉरिटी एजुकेशन। और आर्टिकल 32 करती है कि स्टेट को प्रोहिबिट करती है इन डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, की स्टेट को इनके अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। सबरामीला टेम्पल इशू, ये भी एक न्यूज़ में था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में सबरामीला पे वर्डिक्ट करी थी, उसको डिफर कर दिया है कि जब तक जो 7 जज बेंच है वो एग्जामिन ना कर रहे ब्रॉडर इशू सच एज द असेंशियलिटी ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सी अभी हमने ये 2 वर्ड्स को ध्यान देना है, असेंशियलिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस और द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ना ही टर्म मोरालिटी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म मोरालिटी। 2018 में सबरामीला वर्डिक्ट में द मेजर ओपिनियन डिफाइन मोरालिटी, उन्होंने जो मेजोरिटी जो ओपिनियन था उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में मोरालिटी कवर होती है टू मीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एज पर द सुप्रीम कोर्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट कन्फाइंड टू द लिटरल टेक्स्ट which a constitution contains, rather it embraces within itself virtues of a wide magnitude। कुछ और केस देख लेते हैं। एक्चुअली सबरामीला टेम्पल का इशू यही था कि भी जो वुमेंस हैं जो कि अपनी अभी रिप्रोडक्टिव एज में मेंस्ट्रुअल फेज़ में हैं, वो टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकती। तो इसमें जो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, इस केस में 5 जज बेंच ने अपनी जजमेंट दी थी और डिसाइड किया था डिकेड्स ओल्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। इसमें बोला कि एक तरह का ये आर्टिकल 917 वायलेशन हो रहा है कि एक तरह का अनटचेबिलिटी की जा रही है, ठीक है। पर फिर इसके ऊपर प्लीज़ फाइल की गई, ठीक है। अब लार्जर बेंच इस पे भी कंसीडर कर रहा है कि मॉस्क्यूज़ में हम एंट्री को वुमेन को एंट्री दी जाए, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी क्या बोल रहा है? पहली बार इस डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने 1954 शिरूर मुद्द केस में डिफाइन किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी ये है कि कोई भी रिलीजन जो कवर होता है उसके अंदर सारी रिचुअल, उसके प्रैक्टिसेस और क्या उस प्रैक्टिस करने के लिए क्या चीज़ एसेंशियल है, क्या नहीं एसेंशियल, नॉन एसेंशियल है, ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये एक जजमेंट दी थी कि आप आर्टिकल 25 के नाम पे, मतलब कि फ्रीडम टू फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन के नाम पे आप क्या नहीं कर सकते, इट डिनाइज द परमिशन टू पुट अप टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो हम रोड या फुटपाथ पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर लग देते हैं भगवान के फॉर रिलीजियस फेस्टिवल और फंक्शन, वो नहीं कर सकते। और अगर आप कोई कर रहा है और अगर आपको स्टेट इसके अगेंस्ट अगर अरेस्ट कर रही है तो उसमें आपका आर्टिकल 25 वायलेशन नहीं होगा। सो गाइज़, ये हमने राइट्स कवर कर लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कवर करूँगी बिकॉज मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहती। सो ठीक है, बाय। अच्छा, मैंने कल एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं कमिंग मंडे से पॉलिटी और इकोनॉमी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गाइज़, आपको अगर लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ जुड़िए। और मैं साथ में अभी एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें मैं विज़न के टेस्ट सीरीज़ जो कि 35 टेस्ट है उनको डेली कवर करूँगी। और शायद मैं ये मंडे यानी तो कुछ दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा, उसमें मैं जो भी अनाउंसमेंट होगी वो मैं पब्लिश कर दूँगी। ओके गाइज़, थैंक यू, बाय बाय।